सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 रैखिक समीकरण युग्म में दे रखा है। इससे हमें प्रतिस्थापन और बाह्य गुणनखंड दोनों विधियों से हल करना है और बताना है कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो हम हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सब समीकरण की नंबरिंग की, समीकरण 1 लिखा, समीकरण 2 लिखा। प्रतिस्थापन विधि हमने सीखा था कि x दोनों समीकरणों से किसी से भी x के या y के मान निकालते हैं और फिर दूसरे में रखते हैं और रखने पर हमें x y के मान प्राप्त होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ से x के और y के मान निकालना दोनों से ही एक जैसे लग रहे हैं हमें। तो हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालने जा रहे हैं। देखिएगा 3x यही रहेगा, बराबर 4 भी यही है, 2y इधर लेगा तो ऋण 2y होगा। पक्षांतर किया हमने ये पक्षांतर किया है। अगले पद में x यहीं पर है, 4 ऋण 2y बटे 3। ये 3 बटे में ये 3 गुणा करा तो रगत भाग करेगा, इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर 8x धन 5y बराबर 9 था, समीकरण 1 था। इसमें x के स्थान पर हम रखेंगे 4 - 2y अपान 3 रखेंगे हम, धन 5y बराबर 9। इस 8 का अंदर गुणा कर देंगे इन दोनों में और 3 का यहाँ और यहाँ कर देंगे। 8 को 32, 8 दूनी 16y, 3 5 15y और 3 9 27। ऋण 16 में धन 15 घटाएंगे, ऋण 1y बचेगा, यानी ऋण y बचेगा और 27 ऋण 32 हटाएंगे हम तो ऋण 5 बचेगा। ऋण से ऋण कट जाएंगे हमारे, y बराबर 5 आया। अब लिखेंगे हम समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर x बराबर 4 ऋण 2, y का मान था 5 हमारे पास, पूरे के बटे में 3 था। x बराबर 4 ऋण 10 बटे 3, तो ऋण 6 बटे 3 काटने पर ऋण 2 आया। ऋण 10 में से 4 घटाएंगे धन के, ऋण के 6 बचेंगे। तो आंसर जो हम बात करते हैं x बराबर ऋण 2 और y बराबर हमने निकाला था 5। ये हमने प्रतिस्थापन विधि कौन सी देखी है, ये प्रतिस्थापन विधि देखी है। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि है। अब हम यहाँ देख रहे हैं बाह्य गुणनखंड विधि। ये क्या होती थी, समीकरण लिखा हमने रीसेट करके 8x + 5y - 9 = 0, समीकरण 1 है। और दूसरा लिखा हमने 3x + 2y - 4 = 0, समीकरण नंबर दूसरा था। पहले समीकरण से हम a1 b1 c1 निकालेंगे और दूसरे से a2 b2 c2 निकालेंगे। हम जानते हैं ऐसा गुणांक a1 बाय गुणांक b1 और विदाउट x y वाला c1 होता पहले समीकरण से। ऐसे ही समीकरण 2 से a2 b2 c2 होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -9। x का गुणांक यहाँ 8 था, यहाँ y गुणांक 5 था, b1 5 हो गया और c1 बराबर -9। ऐसे इधर पर a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर ऋण 4। मैंने कहा था चौथा जो सूत्र होता था बाह्य गुणनखंड विधि का, वो क्या होता था, मैंने ऐसा कहा था x y 1 लिखो और bc ab 2 बार लिखो, bc ab 2 बार लिखो, bc ab 2 बार लिखते हैं। ऊपर वाले में 1 1 लगाते हैं और नीचे वाले में 2 2 लगाते हैं। ऐसा इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं।
सूत्र बना रहे हैं एक्स बटे समथिंग B1C2 ऋण B2C1 वाई बटे C1A2 ऋण C2A1 और 1 बटे A1B2 ऋण A2B1। मान रखेंगे इसमें हम एक्स बटे B1 हमारे पास 5 है, C2 हमारे पास ऋण 4 है, ऋण है तो कोष्टक में लिखते हैं, ऋण B2 हमारे पास 2 है, C1 हमारे पास -9 है, बराबर y बटे C1 हमारे पास -9 है, A2 हमारे पास 3 है, ऋण C2 हमारे पास ऋण 4 है, A1 हमारे पास 8 है, बराबर 1 बटे A1 8 है, गुणा लगाते हैं B2 का मान 2 है, A2 हमारे पास 3 है और B1 हमारे पास 5 है। यहाँ देखेंगे एक्स बटे 5 जोको 20 ऋण 20 ऋण 9 दूनी 18 ऋण का धन 18 वाई बटे 9 3 70 ऋण 27 ऋण का धन और 4 8 32 और 1 बटे 16 ऋण 15 8 2 3 5 15 घटाएंगे एक्स बटे ऋण 2 वाई बटे 5 और 1 बटे 1। ये पहला कह रहा है, ये दूसरा कह रहा है, ये तीसरा कह रहे हैं। 1 के बराबर 3 लेंगे, एक आंसर मिलेगा हमारा एक्स बटे ऋण 2 बराबर 1 बटे 1 तेरे गुणा करेंगे एक्स बराबर ऋण 2 हो जाएगा। इसी टाइप से 2 बराबर 3 लेंगे हम तो y बटे 5 बराबर 1 बटे 1 y बराबर 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब बताना था कि दोनों विधियों में से उपयुक्त कौन सी है। ये तो छात्र पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी विधि ईजी लग रही है और स्थिति भी देखनी पड़ती है कि कहाँ कौन सी विधि लगाना उपयुक्त लग रहा है, उस हिसाब से अपन उस विधि को लगाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये छात्रा पर डिपेंड करती है कि कौन सी विधि इसको सरल लग रही है और दूसरा स्थिति कौन सी स्थिति में कौन सी विधि लगाना सही लग रहा है अपने को, वहाँ स्थिति देखकर भी हम विधियों को यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन की लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो। पहले हम मानेंगे कि माना नियत व्यय x रुपये है और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो है 22 रुपये है। फिर हम 2 शर्त दी है, उन शर्तों से रैखिक समीकरण को बनाएंगे और उन्हें हम मनचाही विधि से हल करेंगे, विलोपन से हल कर लेंगे। हम x से y के मान मिलेंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हल लिखेंगे हम, हल लिख करके माना नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। प्रश्न की प्रथम शर्त से, प्रश्न की प्रथम शर्त से, शर्त क्या है पहली, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देने पड़ते हैं, तो नियत
हम जानते हैं नियत व्यय तो 100 रुपये है ही। अब 20 दिन भोजन करता, एक दिन के भोजन का मूल्य 22 रुपये है, तो 20 दिन का 20 बाय होगा, और ये जो टोटल है वो 1000 के बराबर है। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी टाइप से प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त से, ये शर्त क्या है हमारे पास, बी को जो 26 दिन भोजन करता है, नियत तो हम कहते हैं नियत व्यय तो 100 रुपये है, 26 दिन तो 26 बाय कीमत हो जाएगी भोजन की। टोटल जो कीमत है वो उसे 11,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं छात्रावास को। अब हम दोनों को विलोपन से हल करेंगे। तो पहला समीकरण हमारा यहाँ लिख सकते हैं, इसके नीचे x + 20y = 1000 समीकरण 1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, घटाने पर समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, जे ऋण, क्योंकि इनके जो गुणांक समान तो थे ही, तो हमने घटाया, चिन्ह भी समान थे, तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करते हैं, ये कट जाएंगे, 26 करेंगे 6 बाय बचेंगे, और यहाँ घटाएंगे तो 0 8 1 180 बचेगा। बाय बराबर 180/6, बाय बराबर 6 यहाँ गुणा करा था, भाग किया था, काटेंगे हम तो 6 × 6 6 × 3 18 6 × 0 30 आ गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं, एक क्या था x धन 20 और y का मान 30 था, बराबर 1000। x धन गुणा करेंगे तो 600 बराबर 1000। x बराबर 1000 में से हम ये ऋण पक्षांतर करेंगे, ऋण 600 हो जाएंगे, x बराबर हमारा आ जाएगा 400 रुपये। उत्तर की हम बात करते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे नियत व्यय अपन ने माना था, नियत व्यय x माना था और वो निकाला 400 रुपये है। उसके बाद प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बाय माना था और बाय निकाला 30, तो 30 रुपये। इस टाइप से हमारा आंसर होगा। ये सवाल नंबर 4 का पहला कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाए। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना वह भिन्न x/y है। पहले मानेंगे और प्रश्न की दोनों शर्तों से समीकरण बनेंगे, तो उन समीकरणों को हम मनचाही विधि से हल कर लेंगे। तो माना, हल लिख करके माना वह भिन्न x/y है। प्रश्न की प्रथम शर्त से भिन्न x/y थी, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, वो कह रहे हैं उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, ऊपर 1 घटा दिया जाए, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। त्रिक गुणा करेंगे, 3x ऋण 3 बराबर y कम y। त्रिक गुणा किया हमने, 3 का x ऋण 1 से और 1 का इससे, पक्षांतर कर लेंगे, y को लाएंगे, 3x ऋण y बराबर ऋण 3 का धन 3 होगा। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त से। प्रश्न की दूसरी शर्त से ये क्या थी, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। हम जानते हैं x/y भिन्न होती है, हर नीचे वाला इसमें 8 जोड़ दें तो भिन्न 1/4 हो जाती है। सवाल पढ़ते हुए लिख रहा हूँ मैं। त्रिक गुणा करेंगे, 4x बराबर, इसका इससे करेंगे तो y धन 8। पक्षांतर कर लेंगे, 4x ऋण y बराबर 8। समीकरण नंबर 2 बन गया। पहला क्या था हमारा, 3x ऋण y बराबर 3 पहला समीकरण था। इन दोनों को हम विलोपन से हल कर रहे हैं। x के या y के गुणांकों को देखते हैं।
ऐसे गुणांक समान नहीं लेकिन बाय के हैं तो चिन्ह भी समान, इसलिए घटाने पर लिखेंगे हम। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण, ये धन, ये ऋण। ये धन ऋण बाय से धन बाय कट जाएंगे। 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा और 8 में 3 का 5 बचेगा। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर 1 क्या था हमारे पास 3, इसका मान 5 था। ऋण बाय बराबर 3, 15 ऋण बाय बराबर 3। अगले पद में ऋण बाय बराबर 3 ऋण 15, ऋण बाय बराबर ऋण 12, बाय बराबर 12 ऋण का भाग देंगे तो अतः वह भिन्न x बटे बाय माना था, x का मान 5 है, बाय का मान 12 है, होगी 5 बटे 12 होगी। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा शुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश को 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हम इस सवाल को करने के लिए पहले मानेंगे, क्या मानेंगे हम? सही प्रश्नों की संख्या x है, गलत प्रश्नों की संख्या y है। यश के द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या x है और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y है। टोटल प्रश्नों की संख्या x धन y हो जाएगी। x और y निकाल लेंगे हम। दो शर्तें दे रखी, उनसे हम 2 समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल माना यश के द्वारा x सही प्रश्न तथा y अशुद्ध प्रश्न किए जाते हैं। तो कुल प्रश्न x धन y होंगे। प्रश्न की प्रथम शर्त से ये क्या थी? 40 अंक अर्जित करता है यश यदि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो हम कहते हैं 3x, क्योंकि x सही प्रश्न कर रहा है 3 अंक मिल रहा है 3x, और कट कितने रहे हैं? कट रहे हैं, इसलिए माइनस लगाएंगे। कितने? अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट रहा है तो 1 बाय बराबर 40, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी टाइप से प्रश्न की दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या थी? सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, 4x, और अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं, कटते इसलिए ऋण लगाएंगे। 2y बराबर कितने अंक मिलते हैं उसको? 50। दोनों समीकरणों को हम विलोपन से हल करेंगे। x के या y के गुणांक समान कर सकते हैं। y के गुणांक भी आसान लग रहा है, सरल लग रहा है अपने के लिए। y के गुणांक समान कर रहे हैं हम, वैसे x के भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 4 का यहाँ करेंगे। 3 चौको 12x, 3 दूनी 6y और 3 5 15, 150, समीकरण नंबर 2 है। 4 तेरी 12x, 4 एकम 4y और 4 चौको 16, 160। ये समीकरण नंबर पहला है।
एक्स के गुणांक समान कर लिए, चिन्ह भी समान इसलिए घटाएंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऋण 6 में से धन 4 घटाएंगे, ऋण 2y बचे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋण 10 बचेंगे। y बराबर ऋण 10 बटे ऋण 2, y बराबर आ जाएगा 5। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर हमारे पास एक समीकरण था 3x - 1 × 5 बराबर 40, 3x ऋण 5 बराबर 40, 3x बराबर 40 धन 5 45 हो जाएगा। x बराबर 45 बटे 3, 3 एकम 3 5 15। इस टाइप से हम देख रहे हैं, s का मान 15 आया। तो कुल प्रश्न हमने देखा था, कुल प्रश्न हमारे पास x धन y थे, s का मान 15 है और y का मान हमारे पास 5 है। तो 20 प्रश्न होंगे टेस्ट में। ये हमारा उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4 तक का 3rd कंप्लीट होता है। चौथे का चौथा, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मानेंगे कि पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर हम बात करते हैं, इस प्रश्न में 2 शर्तें दे रखी, उन शर्तों से हम 2 समीकरण बनाएंगे। शर्तें क्या है भी अपन करेंगे, देखेंगे आप। पहले हल लिखा हमने, यहाँ हल लिख करके हमने माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा, राजमार्ग है कोई, राजमार्ग पर A स्थान है और ये B स्थान है। दोनों के बीच की ये दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ये दूरी हमें 100 किलोमीटर दे रखी है। एक कार, मान लीजिए एक कार है हमारी, यहाँ से चल रही है हमारी इधर। दूसरी कार है हमारी, वो यहाँ से चल रही है। अब वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी चाल सापेक्ष चाल होगी जो अलग होगी। तो दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी सापेक्षिक चाल x धन y होगी, किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये कैसे? हमने माना था इसकी चाल x है, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा थी। डेफिनेटली जब एक साथ एक दिशा में चल रही हैं तो ये यहाँ लिखा हुआ था 5 घंटे पश्चात मिलती है। डेफिनेटली इसकी चाल तेज होगी, इसकी कम होगी, क्योंकि सापेक्षिक चाल होगी वो x - y होगी। इसी टाइप से ये यहाँ वाली जो कार है वो इधर चल रही है और ये यहाँ जो कार दी है वो इस तरफ चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है।
तो वो 1 घंटे बाद मिलती है। ये दोनों कारें कब मिलती है? 5 घंटे बाद मिलती है। ये दोनों कारें कब मिलेंगी हमारी? 1 घंटे बाद मिलेंगी। डेफिनेटली इसकी जिसके द्वारा इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी y थी, इनकी जो सापेक्ष चाल होगी x प्लस y होगी। इस कंडीशन में x माइनस y होगी और इस कंडीशन में x प्लस y होगी। चित्र समझने के लिए बनाया गया, जरूरी नहीं होता कि आप बनाएं। अब हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। इस सूत्र का यूज करेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है? समय 5 घंटे लगते हैं, दूरी 100 किलोमीटर है, और चाल जब पहली कंडीशन होती है कि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, तो जो सापेक्ष चाल होगी वो x माइनस y होगी। इसी टाइप से दूसरा और समीकरण क्या बनेगा हमारा? समय 1 घंटा लगता है, दूरी वही है 100, और चाल इनकी x प्लस y होगी जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, तब ये कंडीशन बनेगी। इन दोनों को हल करेंगे हम। तो एक गुणा किया, 5 का x ऋण y से होगा और 100 का 1 से होगा। x ऋण y बराबर 100 बटे 5, 5 दूनी 10, 500 तो हमें x माइनस y बराबर 20 मिल गया। इस समीकरण नंबर 1 कह देंगे हम। इसी टाइप से इसको करेंगे, x प्लस y बराबर 100 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों को विलोपन से हल करेंगे हम। पहला समीकरण था x माइनस y बराबर 20, समीकरण नंबर 1 था। दूसरा था हमारा x धन y बराबर 100। हल करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x बराबर 120, 1x 1x 2x हो जाएंगे, और 100 और 20 120 हो जाएंगे। x बराबर 120 बटे 2 का 2 यहाँ गुणा करा, इधर भाग किया था, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 सदम 0, 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहली कार की चाल हो जाएगी। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 में x बराबर 60 रखने पर, एक में भी रख सकते थे हम, तो 60 धन y बराबर 100, y बराबर 100 ऋण 60, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर में लिखेंगे हम पहली कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमारा ये सवाल नंबर 4 का चौथा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई की बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करो। हम जानते हैं कि आयत इस टाइप से होता है। मान लेना है इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। ये लंबाई इसकी x है और चौड़ाई इसकी y है। आयत में हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का भी होता है। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल का यूज करके हम 2 समीकरण बनाएंगे। तो हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हल लिखा हमने। हल में माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। प्रश्न की प्रथम शर्त से हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है।
लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। शर्त क्या कहती है? यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई x है उसको 5 इकाई कम कर दें, लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई की बढ़ा दी जाए। चौड़ाई y थी, इसको 3 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या होता है? क्षेत्रफल x इंटू वाई था, लंबाई गुणा चौड़ाई था, इसमें 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है, 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। पहली शर्त थी हमारी। वो कहते हैं यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल होगा। वो क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है ना, घटा दी है। क्षेत्रफल जो होता पर शुरुआत में क्षेत्रफल x इंटू वाई होता, लंबाई गुणा चौड़ाई होता, लेकिन वो कहते हैं कि 9 वर्ग इकाई कमी हो जाती है यदि हम कहते हैं लंबाई 5 इकाई कमी कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए। इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। हल करने के लिए इसे x का y से गुणा करेंगे, xy, x का 3 से करेंगे 3x, 5 का y करेंगे 5y, 5 का 3 से करेंगे 5 3 15, xy ऋण 9, jxy से j वाला xy कट जाएगा, बार बार दोनों तरफ कट सकता है। 3x माइनस 5y इजिकल टू -9, 15 का धन 15 हो गए। तो 3x ऋण 5y बराबर 15 में से हो गए 6, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब लिखेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त से। प्रश्न की दूसरी शर्त से ये क्या थी? हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। सवाल कहता है दूसरी शर्त में यदि हम लंबाई में 3 इकाई की और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दें, लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दें और चौड़ाई बाय में 2 इकाई की वृद्धि कर दें, तो क्षेत्रफल होता है x इंटू वाई क्षेत्रफल होगा, उसमें 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। अंदर गुणा करेंगे, x का y से करेंगे xy, x का 2 से करेंगे 2x, 3 का y से करेंगे 3y धन के, और 3 दूनी 6 बराबर xy धन 67। xy से xy कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 67 ऋण 6। तो 2x प्लस 3y बराबर घटाए तो 61, समीकरण नंबर दूसरा बन गया। क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को हम विलोपनशल करेंगे। ये क्या था? 3x माइनस 5y इजिकल टू 6, समीकरण नंबर 1 था, और दूसरा वाला था हमारे पास 2x प्लस 3y इजिकल टू 61। गुणांक समान करेंगे हम। x के गुणांक समान कर रहे हैं तो यहाँ हमें ऊपर 2 को गुणा करना पड़ेगा, नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा। 2 3 6x, 2 पंजे 10y और 2 6 12, समीकरण नंबर 1 बन गया। यहाँ 3 दूनी 6x, 3 तिरका 9y और 3 एकम 3, 3 6 18, 183 हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा बन गया। चिन्ह समान किए हैं हमने। चिन्ह समान है तो हम कहते हैं गुणांक समान किए, चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण 6x से ऋण 6x कट जाएंगे, ऋण 19y, क्यों? ऋण 10 और ऋण 9 ऋण 19 हो जाएंगे, और यहाँ घटाएंगे तो 1 7 1 ऋण से ऋण कट गया, y बराबर 171/19। हम जानते हैं 19 नमा का 171, 19 जगह 19 नमा का 171 होता है, 9 आ गया y का मान। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर एक क्या था? 3x ऋण 5, y का मान था 9 बराबर 6, 3x 5 9 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 धन 45, जोड़ने पर 51 आया। अगले पद में x बराबर 51/3, क्योंकि 3 गुणा करेगा इधर का भाग करेगा। x बराबर 3 एकम 3 से 21 17 आया, तो हम लिखेंगे अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई और चौड़ाई y बराबर
9 इकाई। ये उत्तर हो गया। इस टाइप से प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट होती है।